नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही विशेष कार्यक्रम वैदिक गुरु में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, आपकी हाथ की रेखाएं आपके बारे में बहुत कुछ बताती है, या यूं कहे आपके जीवन का आपको ब्यौरा दे देती है। लेकिन उसके लिए आवश्यकता है एक अच्छे हस्त विशेषज्ञ की। हस्तरेखा विशेषज्ञ आपकी हाथ की रेखाओं को देख के आपके बारे में सब कुछ बता देते हैं कि आपके जीवन में क्या कुछ घटित हो रहा है और क्या कुछ होने वाला है। बहुत सारी चीजें आप अपनी हाथ की रेखाओं से जान सकते हैं, लेकिन कैसे? आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको वही बताएंगे कि आपकी हाथ की कौन सी रेखा आपके जीवन के बारे में क्या कुछ बताती है, या किस चीज के बारे में बताती है। कैसे आप अपना हाथ खुद देख सकते हैं, स्वयं देख सकते हैं। और आज का यह एपिसोड स्पेशली हमारा हस्तरेखा के ऊपर ही रहेगा कि हस्तरेखा के माध्यम से हम अपने बारे में कैसे समझ सकते हैं, कैसे जान सकते हैं। और यह समस्त जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हुई हैं हमारी बेहद ही खास मेहमान। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हस्तरेखा विशेषज्ञ डॉक्टर तनुजा मधुकर जी की। तो ये सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। मैम, आप जैसे कि एक हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं, तो ऐसे में मैं आपसे हस्तरेखाओं के बारे में ही आज ज्ञान अर्जित करना चाहूँगी कि हमारी हाथ की रेखाएं कैसे हमारे बारे में सब कुछ बता देती हैं। क्योंकि हम लोग तो यही समझते हैं कि हाथ की रेखाएं हैं, नॉर्मल है, क्या कुछ ये बता सकती हैं। लेकिन एक हस्तरेखा विशेषज्ञ ही हमें यह बता सकता है कि कौन सी रेखा हमारे जीवन के किस पहलू के बारे में बता सकती है। तो सबसे पहला प्रश्न मैं यही करना चाहूँगी कि हस्तरेखा के माध्यम से हम अपने जीवन के बारे में कैसे जान सकते हैं? सबसे पहले मैं डॉक्टर तनुजा मधुकर संत वाणी चैनल को धन्यवाद देती हूँ और अपना आभार प्रकट करती हूँ कि मुझे ये मौका दिया गया यहाँ पे आने का, ताकि मैं अपने ज्ञान को औरों में बांट सकूँ और लोग मेरे ज्ञान का फ़ायदा उठा सकें। अब जैसा कि हस्तरेखा आपने मैम पूछा, हस्तरेखा के माध्यम से कैसे हम अपने जीवन के बारे में जान सकते हैं, यानी कि पामिस्ट्री है क्या? पामिस्ट्री है क्या? पामिस्ट्री देखा जाए तो दो शब्द से मिलकर के बना है, पाम और इसकी मिस्ट्री। तो पाम जो है उसके अंदर हम ये चीज़ हम सबके पास है और हमने देखा है कि हमारे पाम में कई रेखाएं हैं। तो इन रेखाओं के रहस्य को जो विज्ञान बताता है उसे हम कहते हैं पामिस्ट्री। यानी हमारी हाथों की रेखाओं को देख करके हम ये जान सकते हैं कि हमारे लाइफ में क्या होने वाला है, क्या घटने वाला है, क्या घट चुका है। सब कुछ हमारे जीवन का पूरा सार है इसमें, जो कि पामिस्ट्री सब्जेक्ट यानी कि छोटी बड़ी रेखाओं से मिलकर के बना है। और हमारे हाथों की जो रेखाएं हैं उसके थ्रू हम सब कुछ बता सकते हैं। बिल्कुल। और बात करें पामिस्ट्री की, तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और कब हुई? हाँ, ये एक बहुत ही रोचक सवाल है कि इस इतना सुंदर और इतना अद्भुत विज्ञान जो है पामिस्ट्री सब्जेक्ट यानी कि हस्तरेखा विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई। ये एक बहुत पुरानी कथा है कि जब हमारी पृथ्वी बनी भी नहीं थी, हम उस वक्त जाते हैं जब हमारी पृथ्वी बनी भी नहीं थी, तब हमारे भगवान शिव जी के पुत्र कार्तिकेय जी ने एक पुस्तक लिखी थी। और उस पुस्तक में अंग शास्त्र की वो पुस्तक थी, और वो खेल खेल में उस पुस्तक को उन्होंने रख दिया। और गणेश भगवान जो, जैसा कि हम जानते हैं कि वो बहुत चंचल थे, और उन्होंने उस पुस्तक को उठा करके समुद्र में फेंक दिया। और कार्तिकेय जी आए, उन्होंने जब अपने पुस्तक को ढूंढा तो कहा कि कहाँ है गई मेरी पुस्तक। पता चला कि वो तो समुद्र में है। वो शिव जी के पास गए और शिव जी के पास जा कर के बोला कि ऐसा ऐसा गणेश भगवान ने कर दिया है, आप मुझे बताइए मैं क्या करूं। उन्होंने कहा जाइए और आप जा कर के समुद्र देव से वापस ले लीजिए। वो गए और समुद्र देव से वो पुस्तक लेकर के आए। गणेश भगवान को पता चला, उन्होंने फिर डाल दिया। ऐसा 2-3 बार हुआ, अंत में उन्होंने छोड़ दिया। तब समुद्र देव ने उस पुस्तक को वहाँ से निकाला और जब उसको पढ़ा तो पता चला कि वो अंग शास्त्र के बारे में वो सारी बातें उसमें लिखी हुई है। उन्होंने वो पुस्तक उठा करके ऋषि मुनियों को दे दिया और उसके बाद वहीं से इस अंग शास्त्र की उत्पत्ति हुई, जिसमें उस समुद्र शास्त्र नाम की पुस्तक का ये एक छोटा सा पार्ट है जिसका नाम है पामिस्ट्री। बिल्कुल,
बहुत अच्छे से आपने बताया कि किस तरीके से पामिस्ट्री की उत्पत्ति हुई, यानी कि सामुद्रिक शास्त्र जो है उससे हमें इस चीज़ की प्राप्ति हुई है। बहुत ही, और यह बहुत ही विशेष है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास अपनी जन्म की तारीख नहीं होती, तो ऐसे में हम अपनी वैदिक कुंडली नहीं बनवा सकते, लेकिन इच्छा तो सभी के अंदर होती है कि वो अपना भविष्य जान पाए या अपने जीवन में चल रही परेशानियों को समझ पाए कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। और ऐसे में हम बिना अपनी डिटेल्स के भी जान सकते हैं हस्तरेखाओं के माध्यम के थ्रू। हम ये जान सकते हैं कि हमारी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या घट रहा है और कैसा है। बिल्कुल। और हस्तरेखा को जानने का जो है सो एक बहुत ही एक श्लोक है, दर्शनात् स्पर्शे ना द्वापि तथा रेखा विमर्शनात् हस्त ज्ञानम त्रिधा प्रोक्तम महर्षि पुरातनम। यानी इस श्लोक में हम हस्तरेखा देखने की विधि बता सकते हैं कि हस्तरेखा कैसे देखा जा सकता है, हाथों को कैसे देखा जा सकता है। हाथों को देखने की 3 विधियां होती हैं। बिल्कुल, जानना चाहेंगे हम कौन कौन सी वो विधि है। हाथों को देखने की 3 विधियां। सबसे पहले हाथों को हम दर्शन के थ्रू देखते हैं, यानी कि दर्शन, जब हमें अपने हाथों का दर्शन होता है तो हम बहुत कुछ जान जाते हैं। उसके बाद आता है स्पर्श, यानी हम स्पर्श, हाथों को छू करके ये पता कर सकते हैं कि हमारे लाइफ में क्या हो रहा है। और उसके बाद आती है रेखाओं की बारी, तब जाकर के हमें रेखाओं का ज्ञान प्राप्त होता है कि हमारी कौन सी रेखा क्या कहती है। बिल्कुल, यानी कि दर्शन करने से और स्पर्श करने से और उसके बाद रेखाओं को पढ़ने से हम अपने जीवन के अथाह ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं कि क्या कुछ हमारे जीवन में घटित हो रहा है, क्यों घटित हो रहा है और क्या घटित तो होगा। अच्छा, इसी के साथ मैं सवाल करना चाहूँगी, रेखाओं से पहले मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि हमारे हाथ की बनावट है जिसमें 4 उंगलियां हैं, एक अंगूठा है, तो ऐसे में क्या यह सब कुछ भी हमारे बारे में कुछ बताते हैं, यानी कि हमारी उंगलियां, हमारा अंगूठा कुछ बताता है हमारे जीवन में? हमारे जीवन में हमारी उंगलियां और हमारे हाथों में जीवन तो आगे की बात है, पहले हम हाथों की बात करते हैं। यानी कि पाम में हमारा जो अंगूठा होता है उसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारा अंगूठा, यानी हम अपने अंगूठे को देखकर ये बता सकते हैं कि इस इंसान का स्वभाव कैसा है। और अंगूठे की तरह ही इम्पॉर्टेंट होती है हमारे हाथ की ये 4 उंगलियां, इन 4 उंगलियों से हम ये बता सकते हैं कि वो इंसान कैसा होगा, उसके विचार कैसे होंगे। अंगूठे का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इसको एक प्रैक्टिकल के थ्रू देखिए कि अंगूठा, यदि पामिस्ट्री की भाषा में अगर बोलें तो अंगूठा जो होता है वो हमारा होता है विल पावर, और हमारे जो ये 4 उंगलियां हैं, ये 4 उंगलियां होती हैं हमारे विचार। तो अब कोई इंसान अपनी मुट्ठी को ऐसे बंद करता है, कोई इंसान ऐसे बंद करता है, कोई इंसान ऐसे बंद करता है, तो इसका भी अलग अलग महत्व होता है। और इसके बारे में हमें नहीं पता था, हम कभी इन बातों पे ध्यान ही नहीं देते। हमारे लिए तो मुट्ठी बंद करना ही है बस। नॉर्मल लोग मुट्ठी बंद करते हैं, जब हम ऐसे 2 बार 3 बार ऐसे करेंगे तो हम देखेंगे कि हम कैसे अपनी मुट्ठी बंद करते हैं। हर इंसान के मुट्ठी बंद करने का एक तरीका होता है। इस चीज़ को तो एक आम आदमी भी जान सकता है। यदि अगर कोई इंसान ऐसे मुट्ठी बंद करता है तो इसका मतलब ये होता है कि उस इंसान का जो स्वभाव है वो अपने विचारों को तोल मोल करके, सोच समझ करके काम करता है जी। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो ऐसे मुट्ठी बंद करते हैं। इसका मतलब है वो उस इंसान ने अपनी इच्छाओं को अपने अंदर दबा रखा है। कुछ ऐसे होते हैं कि कुछ इंसान ऐसे मुट्ठी बंद करते हैं, ऐसे पूरी तरह से वो अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकते, यानी उनके विचारों ने उनके इच्छा शक्ति को दबा रखा है। तो अंगूठे से हमारा बहुत कुछ पता चलता है। बिल्कुल। अब देखिए ना, आपने जैसे मुट्ठी बंद करने का बताया कि मुट्ठी बंद करने का तरीका भी बहुत कुछ बता सकता है एक व्यक्ति के स्वभाव के बारे में। अच्छा, फ्लेक्सिबिलिटी की भी बात करना चाहूंगी। अब जैसे कुछ लोग होते हैं अपनी उंगलियों को बिल्कुल पीछे तक मोड़ लेते हैं, अंगूठे को बिल्कुल पीछे तक मोड़ लेते हैं। कुछ लोग होते हैं बिल्कुल हल्का सा मोड़ पाते हैं, कुछ लोग इसको इतना खोल पाते हैं, कुछ मतलब फ्लेक्सिबिलिटी सबकी अलग अलग होती है। तो क्या इसका भी कुछ महत्व है? बहुत, इसका तो बहुत ही गहरा महत्व है। जैसे कि ये हमारा पाम है, हमने ऐसे मुट्ठी बंद की, फिर हमने इसको खोला, फिर हमने मुट्ठी बंद की, फिर हमने खोला। अब हमें ये देखना है कि हमारे हाथ, यानी हमारे विचार और हमारे विल पावर, इसका डिस्टेंस कितना है। अगर ये 90 डिग्री पे है
सपोज दैट किसी ने ऐसे हाथ खोला और ये अगर 90 डिग्री पे आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इंसान अपने बातों को बहुत अच्छे से सभी को बता देता है। और दूसरा, ये इसे अपनी बातों को बोलने में कोई झिझक नहीं होता, ये बहुत अच्छे से उस चीज़ को बता देता है। उसके बाद कुछ इंसान होते हैं जैसे हाथ खोलते हैं और अपने हाथों को इस तरीके से रखते हैं, यानी कि 70 to 80 डिग्री। तो ऐसे इंसान जो होते हैं ये बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, ये अपनी बात इन्हें पता होता है कि ये कहाँ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कितना बोलेंगे। तो ये एक बहुत अच्छे वक्ता होता है और ये जब बोलते हैं तो लोग इनको सुनना चाहते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा कि कई लोग जो हैं सो अपने उंगलियों को इस तरीके से रखते हैं, यानी 50 to 60 डिग्री पे। अब जब हम 50 to 60 डिग्री पे जाते हैं तो इसका मतलब है कि ये इंसान बोलने से पहले बहुत सोचता है, इसे क्या बोलना चाहिए, ये बोलेगा तो सामने वाले पे क्या इफेक्ट होगा, वो बुरा तो नहीं मानेगा, हो सकता है वो ना माने, हो सकता है वो अच्छा। तो इस तरह के बहुत सारे विचार इसके दिमाग में चलते हैं और नतीजा ये होता है कि जिस व्यक्ति की उंगली इस तरह खुलती है वो अपने अंदर के भावों को दूसरे के ऊपर व्यक्त नहीं कर सकता खोल करके। तो ये हमारे हाथों का खुलना बंद होना ये भी बहुत कुछ बताता है। कुछ इंसान के हाथ जब वो अपने हाथों को खोलता है तो ये उंगलियां पीछे की तरफ जाती हैं, कुछ की आगे की तरफ मुड़ती हैं, कुछ की बिल्कुल सीधी होती हैं। तो इस तीनों का भी यही मतलब है, जिसकी पीछे की तरफ जाती हैं ऑटोमेटिक वो इंसान बहुत बोलने वाला होता है, जिसकी स्ट्रेट होती है उसकी बहुत अच्छा होता है, और जिसकी आगे होती है वो कम बोलता है। जी, बहुत अच्छे से आपने बताया। आप बता रहे थे, मैं खुद भी अपना हाथ देखने लगी कि मैं कैसे स्वभाव की हूँ। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे बात कर कर। और इसी के साथ साथ जैसे कि हमने जाना अभी फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में, हम कैसे मुट्ठी अपनी बनाते हैं, और इसी के साथ साथ मैं जानना चाहूँगी अब हाथ की यदि हम बात करें, रेखाओं की तो बाद में बात करना चाहूँगी क्योंकि उससे पहले भी हमारे हाथ के द्वारा हम बहुत कुछ जान सकते हैं। ऐसे जब हम किसी का हाथ देखते हैं तो किसी का हाथ कुछ कलर का होता है, किसी का कोई कलर का होता है, तो क्या रंगों का भी प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है? यानी कि किसी का हाथ अगर एकदम गोरा है तो वो अलग प्रभाव दे रहा है, किसी का पिंकिश शेड में है तो वो अलग, किसी का एकदम लाल में आता है उसका अलग प्रभाव है। क्या ऐसा भी कुछ होता है? हाँ, हाथों का रंग का हमारे पूरे व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। अच्छा। जब ये हमारी पाम क्या है, एक हमारी जिंदगी की पूरी कहानी है ये। तो पाम हमारे हाथों के रंग से हमारे का जो इफेक्ट होता है वो पूरे जीवन पर पड़ता है। अब सपोज दैट किसी का हाथ रेड कलर का है, मतलब हाथों में लालिमा लिए हुए है, तो हम ये जानेंगे कि जब इस हाथ की हम लालिमा देखते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो व्यक्ति थोड़ा सा उग्र स्वभाव का है, यानी कि थोड़ा उसे गुस्सा आता है, थोड़ा सा उसे बीपी की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें, अगर किसी का हाथ थोड़ा सा आपने देखा होगा कि पीलापन लिए हुए होता है, तो इससे ये पता चलता है कि उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं ब्लड की कोई इशू है, ब्लड की कोई प्रॉब्लम है। जैसे कि ब्लड से रिलेटेड कुछ बीमारियां हो सकती हैं। ये मैं थोड़ा कमज़ोर शरीर से, किसी व्यक्ति का हाथ आपने देखा होगा कि बिल्कुल गुलाबी होता है ना, तो जो गुलाबी हाथ वाले होते हैं समझ लीजिए कि उनका नेचर बहुत अच्छा होता है, उनका शरीर बहुत स्वस्थ होता है, वो बोलने में अच्छे होते हैं, उनके अंदर एक अलग प्रतिभा होती है। तो ये सारे गुण गुलाबी हाथ वालों के होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, कुछ लोगों का आपने देखा होगा कि हाथ का रंग थोड़ा सा कालापन लिए होता है, तो वैसे लोग बहुत मेहनती होते हैं, अब बहुत कठोर मेहनत करते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से, और शारीरिक रूप से वैसे लोग बहुत मजबूत होते हैं। तो हाथों के रंग का प्रभाव भी हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने बताया कि हाथों के रंगों का प्रभाव भी हमारे जीवन पर पड़ता है। और इसी के साथ साथ जैसे कि आपने कुछ देर पहले बताया था कि स्पर्श करने से भी पता चलता है। हाँ। तो ऐसे ही मेरे मन में एक सवाल यह उत्पन्न हुआ, कईयों के साथ जब हम हाथ मिलाते हैं, उनका हाथ टच करते हैं, तो ऐसा हमें होता है कि कितने कोमल हाथ है आपके। हाँ। कि रुई जितने सॉफ्ट है। हाँ। कईयों का हाथ जब हम स्पर्श करते हैं, टच करते हैं, तो ऐसा होता है अरे कितने पत्थर जितने कठोर है। तो क्या ये स्पर्श करना, क्या ये सॉफ्टनेस से ही
रिलेट करता है कि सॉफ्टनेस, टाइटनेस, यह सब कुछ भी बताता है क्या कुछ? इसको एक सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊं, जैसे आम लोग जो पामिस्ट नहीं जानते हैं, नहीं देखते हैं, वो ये बता सकते हैं जैसे हाथों को हमने टच किया तो जैसा हाथ वैसा स्वभाव। अगर किसी का हाथ बहुत सॉफ्ट है तो वो बहुत सॉफ्ट नेचर का इंसान होगा। किसी का हाथ अगर बहुत कड़ा है तो वो बहुत मतलब कुछ इस तरह का होगा कि जैसे लोगों से रूडली बात करेगा या उसे बात करने का ढंग नहीं होगा। और कुछ लोगों का हाथ थोड़ा कम सख्त होता है तो उसके लाइफ का एक अलग बैलेंस होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे मतलब नेचर हमारे हाथों को छूकर स्पर्श विद, मैंने कहा ना, दर्शनात् स्पर्शे नाद्वापि तथा रेखा विमर्शनात् हस्त ज्ञानम त्रिधा प्रोक्तम महर्षि पुरातनम। यानी कि हमारे हाथों को देखने की विधि स्पर्श, दर्शन और रेखा। हाँ, चलिए, बहुत अच्छे से आपसे हमने जाना अभी तक, और इसी के साथ साथ रेखाओं की मैं बात करना चाहूँगी। लेकिन उससे पहले मेरे मन में यह सवाल उत्पन्न हुआ है कि आपने एक पामिस्ट बनने की कैसे सोची, और जब आपके मन में यह विचार आया तो यह विद्या आपने कहाँ से प्राप्त की? देखिए, बचपन से एक हर इंसान की अपनी एक ख्वाहिश होती है जी, जो कहीं दब जाती है, कहीं निकल कर बाहर आ जाती है। ख्वाहिशें तो बहुत होती है, हर इंसान पूरा तो नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो बचपन से मेरी इच्छा थी कि मैं पामिस्ट बनूं। ये तो नहीं थी मैं ऑकल्ट में जाऊं। और फिर मैंने बहुत रिसर्च किया तो ऑनलाइन के थ्रू मुझे ऑल इंडिया ऑकल्ट साइंस के बारे में पता चला, और मैंने वहाँ के रिव्यूज़ देखे और फिर मैंने उसके बारे में पता किया, डेमो क्लासेस देखे, सब कुछ किया। तब जाकर मुझे लगा कि मुझे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस में एडमिशन लेना चाहिए, और मैंने लिया। और बाद में मुझे पता चला कि नहीं, वाकई ये मेरा बिल्कुल सही डिसीजन था, क्योंकि वहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। जो मेरा पहले नज़रिया था पामिस्ट बनने से पहले और जो आज के का नज़रिया है, और मैं लोगों की कैसे मदद करती हूँ, उनके प्रॉब्लम्स को देखने का मेरा एक अलग अंदाज़ हो गया है। तो मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ वहाँ से, मुझे बहुत शिक्षा प्राप्त कर बहुत अच्छा लगा आपके सफ़र के बारे में जानकर कि किस तरीके से आपने हस्तरेखा विशेषज्ञ बनने की सोची, और जब ये विचार आपके मन में आया तो आपने यह शिक्षा कहाँ से प्राप्त की। देखिए दर्शकों, इसी के साथ साथ मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि यदि आपके मन में भी विचार है ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी कोई भी विद्या प्राप्त करने का, चाहे आप हस्तरेखा विशेषज्ञ बनना चाहते हैं, चाहे आप टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं, चाहे आप न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, चाहे आप वैदिक ज्योतिष बनना चाहते हैं, वास्तु विशेषज्ञ बनना चाहते हैं, यानी कि ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी कोई भी विद्या यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस दिल्ली से आप जुड़ सकते हैं। इस इंस्टीट्यूट से जुड़ने के लिए आप इनकी वेबसाइट पर जाकर भी लॉगिन कर सकते हैं, और अधिक जानकारी आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात कर रहे हैं आपकी हस्त रेखाओं के बारे में, और किस तरीके से आप अपने हाथ के माध्यम से अपने बारे में जान सकते हैं, या फिर यह जान सकते हैं कि आने वाले जीवन में आपके साथ क्या कुछ चुनौतियां रहेंगी और क्या कुछ आपको सावधान होने की आवश्यकता है। तो कार्यक्रम बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिए, क्योंकि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आप यह जान पाएंगे कि आप अपना हाथ स्वयं कैसे देख सकते हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने अंगूठों की बात की, सॉफ्टनेस की बात की, टाइटनेस की बात की, साथ ही साथ यह भी जाना कि फ्लेक्सिबिलिटी कैसे हमारे बारे में बताती है। पर इसी के साथ साथ एक सवाल करना चाहूंगी, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अपनी कंप्लीट डिटेल्स नहीं होती, तो ऐसे में वो पामिस्ट्री के माध्यम से जान पाते हैं। लेकिन जब हम वैदिक कुंडली की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे ग्रहों का बात होती है, नवग्रहों की बात होती है। तो क्या पामिस्ट्री में भी नवग्रहों की बात होती है, यानी कि ग्रहों का संबंध हमारे हाथ की रेखाओं में है, हाथों से है? इसके बारे में जानना चाहूँगी। ये बहुत ही रोचक प्रश्न है, और ये इसका जवाब भी बहुत इंटरेस्टिंग वे में आपको मिलेगा। इसमें ऐसा है कि हमारे जो 9 ग्रह होते हैं, हम सभी को पता है कि हमारे वो 9 ग्रह हमारे कुंडलियों में दिखाई देते हैं। कुंडली में एक घर बना होता है, उसमें कहीं सूर्य होता है, कहीं चंद्र होता है, कहीं शुक्र है, कहीं बुध है। ठीक इसी तरह से ये 9 ग्रह भी हमारे हाथों में होते हैं। लेकिन कुंडली के 9 ग्रह तो वही हैं, लेकिन जो कुंडली में होते हैं वो अलग होते हैं, और जो हस्त रेखा में होते हैं वो अलग होते हैं। ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे जो 9 ग्रह हैं वो कुंडली में
मेरी कुंडली में अलग होंगे, आपकी कुंडली में अलग होंगे, किसी और की कुंडली में अलग होंगे, लेकिन हमारे हाथों में जो 9 ग्रह हैं वो जहाँ मेरे हाथ में है वहीं आपके भी हाथ में है जी, वहीं किसी तीसरे के भी हाथ में है। जहाँ मेरा चंद्र है वहाँ आपका भी चंद्र है, वहाँ किसी तीसरे का भी चंद्र है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वही 9 ग्रह हैं और वही हाथ है और वही कुंडली है। कुंडली में उनका स्थान अलग है, हाथों में यथा स्थान है वो। तो फिर ये सवाल उठता है कि हमारे हाथों में, जब आपके हाथों में भी चंद्र उसी जगह है और मेरे हाथों में भी उसी जगह है, तो फिर हम दोनों की लाइफ डिफरेंट क्यों है? राइट। इसलिए कि हाथों में ग्रह वही है लेकिन ग्रह की स्थिति अलग होती है। पामेष्टि में जो हस्तरेखा विज्ञान है उसमें 9 ग्रहों की स्थिति अलग होती है। हमारे हाथों में सिर्फ 9 ग्रह नहीं बल्कि हमारे हाथों में 24 तीर्थ भी हैं जी, और 9 ग्रह भी हैं और भी बहुत कुछ है हमारे हाथों में। बिल्कुल, लेकिन उसके लिए हमें एक अच्छे हस्तरेखा विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है जो अच्छे से पढ़ के हमारा हाथ यह बताए कि हमारे ग्रह किस स्थिति में है और क्या कुछ हमारे जीवन में आगे चलकर घटित हो सकता है, किस चीज़ों से हमें सचेत होने की आवश्यकता है। अच्छा, इसी के साथ साथ यह सवाल आपसे करना चाहूँगी, जैसे आपने बोला कि हमारे हाथों में 9 ग्रह विराजमान है, तीर्थ भी हमारे हाथों में है, लेकिन इसी के साथ साथ एक सवाल यह है कि जब हम कोई दान पुण्य करते हैं तो ऐसे में हम जो दान करते हैं वो अलग अलग तरीका होता है। जैसे कि दान करने का एक ऐसे तर्पण करते हैं तो हम ऐसे देते हैं, मतलब अलग अलग तरीका एक होता है। इसके पीछे क्या एक रीजन है? इसके पीछे हमारे हाथों में तीर्थ हैं, जो हमारे हाथों में भगवान, जो कहने का मतलब कि आपने देखा होगा जब हम तर्पण करते हैं तो वो हम ऐसे करते हैं जी, है ना, और जब हम किसी को दान देते हैं तो ऐसे देते हैं। तो ये तरीका जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि हमें दान कैसे देना चाहिए, हमें तर्पण कैसे करना चाहिए, ये सब उस तीर्थ के ऊपर है। जो 24 तीर्थ हमारे हाथ में हैं उसी के अनुसार दान देने की प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पे हमारा होता है पितृतीर्थ यानी ब्रह्म रेखा, और हम लोगों को दान ऐसे दे यानी पितरों को हम तर्पण देते हैं। तो ये तरीका होता है। इधर होता है हमारा काय तीर्थ। तो इस काय तीर्थ की वजह से इसी तरह से हमारे आगे में, हाथों के आगे, मैंने कहा ना 24 तीर्थ हैं, तो 24 तीर्थ में जब हम देवताओं को अर्पण करते हैं तो आपने देखा होगा हम उन्हें ऐसे फूल अर्पण करते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे हाथों में वो 24 तीर्थ में सारे देवता का निवास है। बिल्कुल, तो इसीलिए ये प्रक्रिया अलग अलग तरीके की प्रक्रिया है। अच्छा, इसी के साथ साथ मैं बात करना चाहूंगी हाथ के नाखूनों की। क्या नाखून भी हमारे बारे में बहुत कुछ बताते हैं? क्योंकि कई बार हम देखते हैं सबके हाथों में जो नाखून है उनकी अलग अलग शेप्स होती हैं, अलग अलग तरीके के वो रखते हैं, थोड़ा सा कलर में भी फर्क होता है, और कई हम देखते हैं कईयों के यहाँ पे चंद्र टाइप में वाइट थोड़ा सा बना होता है। तो क्या इसका महत्व है? एक तो सबसे पहले तो ये देखिए कि हमारे पाम में जितनी महत्वपूर्ण उंगलियां हैं, जितने महत्वपूर्ण अंगूठा है, उतना ही महत्वपूर्ण हमारा नाखून भी है। तो नाखून से हमें कई बीमारियों के बारे में भी पता चलता है। कहीं ऐसा होता है कि हमारे नाखूनों में जो वो चंद्र बना होता है, सबके नाखूनों में होता है, उस चंद्र का शेप क्या है, उसका साइज क्या है। वो चंद्र तो है, क्या वो हमारे आधे नाखून से बड़ा है या आधे नाखून से छोटा है या आधे नाखून पे है। यदि वो आधे नाखून पे है तो इसका मतलब है कि वो व्यक्ति हर एक तरह से परिपूर्ण, स्वस्थ और अपने लाइफ में उसके बैलेंस बने हुए हैं। अगर वो थोड़ा कम है तो कहीं ना कहीं धन की अभाव हो जाएगा। ये भी अलग अलग उंगलियों में होता है। कनिष्ठा उंगली में कुछ होता है, तर्जनी में कुछ होता है, मध्यमा में कुछ होता है। तो अंगूठे के नाखून और पर्वत को देख करके हम इंसान के स्वभाव, उसका रहन सहन, उसकी आर्थिक स्थिति, उसकी सामाजिक स्थिति, सारी बातों का पता बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छे से बात की आपने कि किस तरीके से नाखूनों के माध्यम से हम क्या कुछ पता लगा सकते हैं। अब उंगलियों की बात करना चाहूँगी, क्योंकि हमने अंगूठे के बारे में भी समझ लिया, फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में भी जान लिया और बहुत कुछ अन्य बातों के बारे में भी जाना, लेकिन उंगलियों की बात नहीं की। तो ऐसे में उंगलियाँ क्या कुछ बताती है और कौन सी उंगली सबसे ज़्यादा विशेष महत्व रखती है और क्या कुछ बताती है? सारी ही उंगलियाँ विशेष महत्वपूर्ण रखती हैं, क्योंकि इनका सबका अलग अलग महत्व होता है। आज जैसे ये हमारा अंगूठा है, हमने बता दिया। इस उंगली का नाम तर्जनी है, ये है मध्यमा, ये है अनामिका और ये है कनिष्ठा। तो ये पांचों उंगलियों का अपना अलग अलग महत्व है।
कौन सी उंगली कौन सा ग्रह बताती है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम एक साधारण में यहाँ पे जैसे कि अंगूठे का बताया मैंने, तो मैं तर्जनी के बारे में बताना चाहूँगी कि ये तर्जनी उंगली है, ये क्या कहती है। आपने देखा होगा अगर उंगलियों की जो लंबाई होती है वो भी बहुत कुछ बताती है। तो ये तर्जनी उंगली अगर मध्यमा उंगली के ऊपर वाले पर्व के आधे से ऊपर है तो इसका मतलब है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होगा, पढ़ा लिखा होगा, बहुत अच्छा वक्ता होगा, बहुत अच्छी तरह से अपनी बात को दूसरों के सामने रखता होगा। हाईली एजुकेशन होने से हो सकता है इसकी जॉब एजुकेशन लाइन में भी हो, या फिर ये जो जिसकी भी उंगली तर्जनी उंगली मध्यमा के पहले पर्व से आधे से ऊपर है वो इंसान अपने एजुकेशन के थ्रू दूसरों पे रूल करेगा। दूसरों पे रूल यानी कि वो डोमिनेटिंग होगा गुड वे में, है ना। एक होता है कि किसी पे गुस्सा करके उसको दबा दिया, वो नहीं, क्योंकि ये बृहस्पति की उंगली है और बृहस्पति ग्रह जो होते हैं, बृहस्पति देव हम सभी जानते हैं कि देवताओं के गुरु हैं। तो गुरु की उंगली यानी शिक्षा से ही किसी को डोमिनेट किया जा सकता है, तो ये वही बताती है। तो ये चीज़ इतनी आम है कि ये आम आदमी भी इस चीज़ को समझ सकता है और जान सकता है अपनी उंगलियों को देख करके। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने जानकारी अभी हमारे दर्शकों को प्रदान की है कि हमारी उंगलियां क्या कुछ बताती है, इनकी लंबाई चौड़ाई क्या कुछ बता सकती है हमें हमारे जीवन के बारे में। इसी के साथ साथ अब बात करना चाहूँगी रेखाओं के बारे में। अब देखिए, विशेषकर हमें हमारे हाथ में जो है 2 रेखाएं और ये 4 रेखाएं, मतलब टोटल 4 रेखाएं मोटी मोटी जो नजर आती है, लेकिन बाकी भी तो कितनी मतलब बारीक लाइंस होती हैं, हाँ। रेखाएं होती है। तो विशेषकर हमारी जब हम अपना हाथ दिखाते हैं किसी को या हाथ देखते हैं तो कौन सी रेखाएं विशेषकर देखी जाती है? देखिए, ऐसे हमारे हाथ में जो छोटी बड़ी मोटी पतली जो भी रेखाएं दिख रही हैं, एक्चुअल में हमारे हाथ में 8 ही रेखाएं होती हैं, लेकिन दिखती तो बहुत सारी हैं। तो कई रेखाएं 2-2 होती हैं, कई 3-3 भी होती, कुछ रेखाएं ऐसी हैं जो 3-3 भी होती हैं, लेकिन सामान्यतः 4 रेखाओं को देखा जाता है। लेकिन पामिस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे हाथ में टोटल 8 रेखाएं होती हैं, जिसमें अलग अलग रेखाओं का अलग अलग नाम है और हर रेखाओं का अपना एक अलग महत्व है। अच्छा, इसी के साथ मैं यह जानना चाहूँगी, कई लोगों के हाथों में ऐसा होता है कि अलग अलग प्रकार के चिन्ह बन रहे होते हैं, जैसे कि कईयों के हाथ में एक्स बन रहा होता है, कईयों के हाथ में कुछ त्रिशूल टाइप में बन रहा होता है, तो इसका क्या अर्थ होता है? हाँ, वो उसका अलग अलग अर्थ होता है मैम। ये देखना महत्व रखता है कि जो त्रिशूल बन रहा है वो कहाँ बन रहा है। वो त्रिशूल बृहस्पति पे बन रहा है या बुध पे बन रहा है या शुक्र पे बन रहा है या कहाँ बन रहा है। तो महत्व उस चिन्ह का नहीं, बल्कि वो चिन्ह किस जगह पे है, किस रेखा पर है, उस पर बढ़ता है। अनजाने में कभी हम ऐसा भी देख लेते हैं, जैसे कि एक कॉमन लोग कहते हैं कि हाँ जी यहाँ पर तो मछली का निशान बन रहा है, तो इसका एक अलग महत्व है। सही में इसका एक अलग महत्व है यदि किसी, लेकिन वो निशान कहाँ पे बन रहा है, वो जीवन रेखा पर है या मस्तिष्क रेखा पर है या कहीं कहीं पे हमने देखा कि हाँ जी हाथ में एक त्रिकोण बन रहा है, तो वो कहाँ पे है, महत्व ये रखता है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने जानकारी प्रदान की है। और इसी के साथ साथ दर्शकों, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ही विशेष बातें आपको बताई गई हैं, तो बातों का ध्यान आप ज़रूर रखिएगा। और साथ ही साथ कार्यक्रम के अंत में मैं आपसे फिर से वही बात कहना चाहूँगी कि यदि आपका भी एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है, आप एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी कोई भी विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अकल्ट साइंस दिल्ली से आप जुड़ सकते हैं। इस इंस्टीट्यूट से जुड़ने के लिए आप इनकी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं और अधिक जानकारी आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। फिलहाल वक्त हो चला है कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। मैम, आप जुड़ी कीमती जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों। नमस्ते। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।